हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ह्यूमैनिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 12th पार्ट ए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर मैंने 3 कंप्लीट करवा दी, तो 4 आज हम स्टार्ट करेंगे, विच इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। In this chapter, we shall discuss the role of international organizations after the collapse of Soviet Union. तो एंड ऑफ बाइपोलरिटी चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि सोवियत यूनियन जो है ख़त्म हो जाता है। सोवियत यूनियन ख़त्म होने के बाद हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल रहा है, वो आप इस चैप्टर के थ्रू समझोगे आज की इस वीडियो में। We shall examine how in the emerging world there were calls for restructuring of international organizations to cope with various new challenges, including the rise of US power. ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि उस टाइम पर हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। सोवियत यूनियन ख़त्म हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर रहती है ना, यूएस की, विच इज़ कैपिटलिज़म। सोशलिज़म तो ख़त्म हो गया था ना। तो जब यूएस की पावर बढ़ती जा रही थी, उस कंटेक्स्ट में भी ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास भी एक प्रॉपर बढ़िया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। ओके, और क्या पढ़ोगे आप इस चैप्टर में? आप इंडिया के नज़रिए से भी समझोगे कि इंडिया का कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है, कि इंडिया का मतलब कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है यूनाइटेड नेशन में, और इंडिया के क्या थॉट्स हैं यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। ठीक है, तो हम इंडिया के नज़रिए से भी काफ़ी कुछ समझेंगे इस चैप्टर में। The chapter closes by asking if the UN can play any role in dealing with the world dominated by one superpower. In this chapter, we also look at some other transnational organizations that are playing a crucial role. कह रही हैं चैप्टर के एंड तक हम जाएंगे, तब हम ये भी समझेंगे कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे यूएसए बहुत पावरफुल है, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन हमारी मदद कैसे करती हैं या कर सकते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है, इसमें आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ोगे, पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशंस के बारे में तो आपको भर भर के बताया जाएगा। ओके, तो और भी थोड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर के थ्रू बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये तो कुछ बेसिक इंट्रो था आपके चैप्टर का। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। डैट मीन्स कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत ही क्या है। तो ये एक इमेज शो कर रही हूँ मैं स्क्रीन पर, इसको आप देख लो, ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी है, और इसमें लेबनान के बारे में कहानी बताई जा रही है, और कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन उतना भी परफेक्ट नहीं है जितना लोगों को लगता है। तो आपको एक कहानी बता रहे हैं, ये जून 2006 की बात है। जून 2006 में क्या होता है, इज़राइल लेबनान के ऊपर अटैक कर देता है। इज़राइल के लोग कहते हैं कि यार लेबनान में एक मिलिटेंट ग्रुप है, वो उस पर अटैक करते हैं। ठीक है, इज़राइल कहता है कि हमें उस ग्रुप के ऊपर कंट्रोल आना है। जब ये अटैक होता है 2006 में, तो मिलिटेंट ग्रुप का तो ठीक है, पर जो सिविलियंस थे, जो नॉर्मल लोग थे जो उस देश में रहते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। नॉर्मल सिविलियंस की बिल्डिंग पर, रेजिडेंशियल एरियाज़ पर अटैक हो रहा था, बॉम्बिंग हो रहा था, एंड कायदे से यूनाइटेड नेशंस को इस प्रॉब्लम को लेकर बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहिए था, है ना। पर यूनाइटेड नेशन क्या करता है, देखो ये जो दिक्कत है ये स्टार्ट हो गई थी 2009 जून 2006 में। यूनाइटेड नेशन अगस्त में एक रेजोल्यूशन लेकर आता है कि यार हम कुछ करेंगे इज़राइल की आर्मी को हटाने में।
अगस्त में वो रेजोल्यूशन लेते हैं एंड फाइनली वो इम्प्लीमेंट कब करा जाता है? अक्टूबर में। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के साथ आपको बताया जा रहा है कि जून में जो है दिक्कत स्टार्ट हो गई थी, लोग मर रहे थे, परेशान हो रहे थे एंड फिर फाइनली यूनाइटेड नेशन अक्टूबर में उस चीज़ में प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो एक तरफ आपको बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस उतना प्रॉपर नहीं है जितना लगता है। ठीक है, दूसरी तरफ आपको क्या बता रहे हैं, कुछ लोग, बहुत लोग यूनाइटेड नेशंस को पावरफुल नेशन मानते हैं। ने अलग अलग जगह से तो सुना भी होगा कि यूनाइटेड नेशन तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन से उसकी वजह से हमें लगता है कि दुनिया में जो है शांति बनी रहेगी, पीस रहेगी। ऐसे हमें दो व्यूज़ मिलते हैं यूनाइटेड नेशंस को लेकर। ठीक है, तो वाई डू वी देन नीड ऑर्गेनाइजेशन? हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत ही क्यों है? यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत ही क्या है और वो क्या हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट भी है? ये समझने के लिए हम दो कोटेशन समझेंगे। दो लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं यूनाइटेड नेशंस को लेकर, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर। ओके, तो एक थे यूनाइटेड नेशन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरसक्योल्ड। उनका कोटेशन समझते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। उनने कहा कि यूनाइटेड नेशन हमने ये सोचकर नहीं बनाया था कि हम वर्ल्ड में सब परफेक्ट कर देंगे, वर्ल्ड में हेवन जैसी चीज़ें क्रिएट कर देंगे। नहीं, यूनाइटेड नेशन हमने ये सोचकर बनाया था कि हम इस दुनिया को हेल से बचाएंगे। इस दुनिया में जो भी बेकार चीज़ें हैं, हम उस चीज़ों से इस दुनिया को बचाएंगे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ये सोचकर नहीं बनाया कि पूरे अर्थ को हेवन जैसा बना देना है, नहीं, पर यूनाइटेड नेशन ये सोचकर बनाया गया था कि वो पूरे वर्ल्ड में हेल जैसी चीज़ों को जो है कम करना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे शशि थरूर, अंडर सेक्रेटरी फॉर जनरल कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन, उनका एक कोटेशन सुनते हैं। टॉकिंग स्टॉप, यस, there are a lot of speeches and meetings at the United Nations, especially during the annual sessions of the General Assembly. But as Churchill put it, Georgia is better than war. Isn't it better to have one place where all countries in the world get together, bore each other sometimes with their words rather than bore holes into each other on the battlefield? तो शशि थरूर जी ने क्या कहा कि क्या यूनाइटेड नेशन एक टॉकिंग स्टॉक है? टॉकिंग शॉप मतलब जहाँ पे बातचीत ज़्यादा होती है। तो शशि थरूर जी ने कहा कि हाँ, यहाँ पर मीटिंग्स, बातचीत, डिस्कशंस, पीस, ये सब थोड़ा ज़्यादा ही होता है। फिर आगे क्या कहा इन्होंने कि जॉ इज़ बेटर देन वॉर, मतलब बात कर लेना हमेशा वॉर से बेटर रहता है। ठीक है, लड़ाई झगड़े से बेटर है कि हम बातचीत कर लें बैठकर और उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें। एक जगह पर क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस की वजह से एक जगह पर अलग अलग लोग मिलते हैं, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज एक जगह पर मिलते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को बोर करते हैं। ये करना बैटल फील्ड जाकर वॉर करने से तो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो ये दो कोटेशन सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि यूनाइटेड नेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो थोड़ा और समझने की इसको कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। याद रखना, वॉर एंड पीस के मैटर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अलग अलग कंट्रीज साथ में मिलजुल कर काम कर पाते हैं। कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस,
अलग अलग देश में तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, दिक्कतें तो होती रहती हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर छोटे बात पे जो है हम वॉर करने लगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये भी देखते हैं कि हम बातचीत करके, डिबेट एंड डिस्कशंस को करके चीज़ों को मतलब सॉर्ट आउट करें, सुलझाएं, इंस्टेड ऑफ डूइंग वॉर्स एंड बैटल। ठीक है। और रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इम्पॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप है जो बाकी कंट्रीज़ को धमकाएगी, डराएगी, उनके ऊपर अपनी चलाएगी। नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ के साथ में आकर मिलने से बनता है ना। तो जो भी कंट्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में है, उन्हीं की वजह से उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पावर मिलता है। इट कम्स इनटू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता ही इसलिए है जब अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं मानती हैं कि हाँ, हमें ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कैसे इम्पोर्टेंट होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक देश अकेले नहीं चला सकता, जिसको एक देश जो है अकेले नहीं सुलझा सकता। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे डिजीज़। आपको तो पता ही होगा कि जब कोविड था तो ये कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं थी, ये कोई ऐसा इशू तो नहीं था जिसमें इंडिया अकेले उसको सुलझा सकता था, यूएस अकेला उसको सुलझा सकता था। हम सबको साथ में मिलके काम करना पड़ा। तो ऐसे सिचुएशंस में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पे एक देश मिलकर उसे अकेला सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग को भी इंडिया अकेले थोड़ी सॉल्व कर सकता है। हमें सारी कंट्रीज़ की हेल्प की ज़रूरत है। ऐसे सिचुएशन जहाँ पे अलग अलग देश को साथ में मिलकर काम करना पड़ता है, वहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 कंट्रीज़ हैं एंड वो 2 कंट्रीज़ सोच रही हैं कि हमें तो साथ में मिलकर कोई एक एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत है, हमें कॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। और उन कंट्रीज़ को यार आपस में समझ नहीं आ रहा कि कॉर्पोरेट कैसे करें, मैं दूसरे देश के ऊपर विश्वास कैसे करूं, जो फ़ायदा हमें मिलेगा उसे हम वो कैसे करेंगे, बांटेंगे कैसे। ऐसे देश जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ को, देश को साथ में मिलकर काम करना पड़ता है, वहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। एक और कंट्रीज़ लेते हैं। मान लो 2 कंट्रीज़ हैं और वो कहती हैं कि हमें साथ में मिलकर एक एग्रीमेंट जो है बनाना चाहिए। एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत है, हमें कॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। पर उन 2 कंट्रीज़ को समझ ही नहीं आ रहा कि यार कोऑपरेट कैसे करें, मैं दूसरे देश पर विश्वास कैसे करूं, जो फ़ायदा हमें मिलेगा उसे हम बांटेंगे कैसे, कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे आपस में। तो ये 2 कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट तो करना चाह रही हैं, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। तो ऐसे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इनकी हेल्प कर सकती हैं कॉर्पोरेट करने में। ठीक है। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि जब से कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ है तब से यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हल्की सी चेंज हो गई हैं। एज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स allies emerged victorious, there was concern amongst many governments and peoples that the Western countries led by the US would be powerful, that there would be no check against their wishes and desires. काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये डर था कोल्ड वॉर के बाद कि एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब यूएस से इतना पावरफुल हो जाएगा कि कोई भी किसी के ऊपर नज़र ही नहीं रख पाएगा, कोई यूएसए को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई ऐसे यूएसए के ऊपर नज़र रख पाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर चैप्टर के एंड में आएगा, तब मैं आपको इसको समझाऊंगी। ओके, तक हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो
ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आप देख रहे होंगे आपकी एनसीईआरटी में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है ना, तो वो एंड में मैं समझाऊंगी। पहले आप यूनाइटेड नेशन को अच्छे से समझ लो। ओके, तो एवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट। Many believed that such an organization would help the world to avoid war. तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो अलग अलग चीज़ को समझ में आ जाता है कि यार वॉर तो बहुत बेकार चीज़ है, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना लेनी चाहिए ताकि आगे चलकर वॉर ना हो। तो क्या होता है कि सारी कंट्रीज़ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। लीग ऑफ नेशंस वॉज बॉर्न। और लीग ऑफ नेशन का क्या मतलब होता है कि इसके आगे कोई भी वॉर नहीं होने देना है। हाँ, तो ये इनका मकसद होता है। पर हम सबको तो पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनता है। तो लीग ऑफ नेशन अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 टू 1945 तक। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है लोगों का, और लोग सोचते हैं कि यार लीग ऑफ नेशन तो अच्छे से काम नहीं कर रहा। लीग ऑफ नेशंस को हटाकर यूनाइटेड नेशन को बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का जो काम था वो एक ही था, पर लीगल ऑफ नेशन के ऊपर से लोगों का विश्वास हट चुका था। तो 1945 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, वैसे ही हम यूनाइटेड नेशन को बना देते हैं। उस दौरान 51 स्टेट्स ने यूनाइटेड नेशंस चार्टर, एक एग्रीमेंट था, उसको साइन करा। उसके बाद हमारा यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। इट ट्राई टू अचीव। यूनाइटेड नेशन का मकसद क्या था? इनका मकसद यही था कि ये लोग वो सब करेंगे जो लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया। इनका पहला मकसद क्या था कि ये इंटरनेशनल लेवल पर लड़ाई झगड़ों को जो है कम करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर शांति बनाई रखनी है, पीस बनाई रखनी है। एक देश एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करे, इसको मतलब इस चीज़ को बनाए रखने की कोशिश करनी है। उनका एक और ये एक प्लान था, एक मकसद था कि चलो अगर कल को मान लेते हैं कि वॉर हो भी जाती है, उस वॉर के बाद जो नुकसान होगा उस नुकसान को वो नुकसान बहुत कम करने के ऊपर ये सोच रहे थे। ठीक है, अक्सर ऐसा क्या होता है, जो ऐसे एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे आप देखोगे कि शांति होती है, वहाँ पे बढ़िया चल रहा होता है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे गरीबी नहीं होती है, पर ऐसे एरियाज़ जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता, जहाँ पे गरीबी होती है, बच्चों को अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल पाती है, लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल रहा होता, पॉवर्टी में बेसिकली वो लोग रहते हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस को समझ आया कि वॉर और डेवलपमेंट के बीच में यूनाइटेड नेशन ने सोचा कि हम अलग अलग कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करेंगे ताकि कल को ज़्यादा दिक्कत ना हो, वॉर जैसी सिचुएशन ना हो। तो 2011 तक आते आते यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर कंट्रीज़ आ गई थी यूनाइटेड नेशन में। तो 2011 तक आते आते लगभग सभी स्टेट्स ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लिया था। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहा जाता है। और यूएन जनरल असेंबली के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं, जितने मेंबर्स होते हैं, उनके पास एक वोट होता है। ठीक है, जैसे कोई डिस्कशन चल रहा है तो सभी कंट्रीज़ के हाथ में एक वोट होता है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के अंदर जिसे हम कहते हैं यूएनएससी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं: यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। तो दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि इतनी ज़्यादा स्टेट्स तो थे, बट इन्हीं 5 कंट्रीज़ को
आप ये इन्हीं को क्यों मेंबर बनाया और किसी को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन बन रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उस टाइम पर ये 5 कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। 5 कंट्रीज़ वो थी जो वॉर में जीते थे और पावरफुल थे। डेट्स वाई इनको सिलेक्टेड किया गया, ठीक है। मतलब ये तभी परमानेंट मेंबर्स बन पाए यूएनएससी के। द यूएन्स मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस के जो पब्लिक फिगर, जो मोस्ट विजिबल इंसान, ठीक है, उनको हम कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। और प्रेजेंट में अभी सेक्रेटरी जनरल चल रहे हैं एंटोनियो गुटेरेस। ही इज़ द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन और ये 9th सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के। He took over as the Secretary General on January 2017। मतलब ये 1 जनवरी 2017 में ये सेक्रेटरी बने थे और ये पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1995 से 2002 तक। एंड साथ ही साथ यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज in 2005 to 2015। The UN consists of many different structures and agencies. War and peace and difference between member states are discussed in the General Assembly as well as the Security Council। कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में बहुत सी अलग अलग एजेंसीज और स्ट्रक्चर्स हैं। दो हमने डिस्कस कर लिया है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली। तो ये दोनों वॉर एंड पीस के मामलों में ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशंस की, जैसे कि एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम WHO कहते हैं, WHO है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम UNDP कहते हैं। नेक्स्ट द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसे हम UNHRC बोलते हैं। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज जिसे हम UNHCR कहते हैं। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड जिसे हम UNICEF कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ जो इसमें NCERT में है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम UNESCO कहते हैं। सो ये सभी फुल फॉर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखना इन सबको, एंड हो सके तो अपने NCERT में मार्क कर लेना, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफॉर्म ऑफ द UN आफ्टर द कोल्ड वॉर। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि कोल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन कैसे बचा। रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट आर फंडामेंटल to any organization to serve the needs of a changing environment। कह रहे हैं कि रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। टाइम के साथ साथ हर ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव ज़रूरी होता है। यूनाइटेड नेशन भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यूनाइटेड नेशन भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब भी हम यूनाइटेड नेशन में बदलाव की बात करते हैं तो टाइप की चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर और अलग अलग प्रोसेस में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और हम क्या कहते हैं कि हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि यूनाइटेड नेशन का ज्यूरिडिक्शन है, मतलब यूनाइटेड नेशन एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबल एग्जैक्ट पावर क्या है, हमें ये भी रिव्यू करना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ का ये मानना है कि यूनाइटेड नेशंस को बदलाव लाना चाहिए। हर एक कंट्री कहती है कि यूनाइटेड नेशन में जो है बदलाव लाना चाहिए, पर बदलाव लाएं कैसे, इसे लेकर हम लोग जो है श्योर नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो UNSC पर बदलाव लाओ,
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे पहले बदलाव लेकर आओ। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है कि 15 कंट्रीज़ होती हैं, उनमें से 5 परमानेंट है एंड 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ कहती हैं कि ये नंबर बढ़ाओ, सिर्फ 5 ही परमानेंट कंट्रीज़ क्यों हैं, इस नंबर को बढ़ा दो। सिर्फ 10 ही नॉन परमानेंट कंट्रीज़ क्यों हैं, इस नंबर को बढ़ाओ। ये भी कहते हैं कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, ये भी गलत है, इनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाना चाहिए। यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज, अगर आप यूएस या अदर वेस्टर्न कंट्रीज से पूछोगे कि वो क्या बदलाव लाना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन को लेके, तो वो ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो बजट को लेकर प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, उसमें हम जिस चाहते हैं, ठीक है, उसमें हमें बदलाव चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द ऑर्गेनाइजेशन टू प्ले अ ग्रेटर और मोर इफेक्टिव रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस। से बहुत सारे देश हैं जिसका मानना है कि यूनाइटेड नेशन को और इफ़ेक्टिव तरीके से काम करना चाहिए पीस और सिक्योरिटी दुनिया में बनाए रखने के लिए। सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका मानना है डेवलपमेंट के मामले में भी यूनाइटेड नेशन को और ज़्यादा काम करना चाहिए। अलग अलग कंट्रीज़ में हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स, इन जैसे में भी यूनाइटेड नेशन को और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। Let us look at both sets of reforms with an emphasis on reform of the structures and processes. कि अब हम जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो हम देखेंगे रिफॉर्म्स के बारे में और बात करी जाती है। The UN was established in 1945 immediately after the Second World War. यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एंड जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद जब यूनाइटेड नेशन बनाया गया तो उस टाइम के पॉलिटिक्स के हिसाब से यूनाइटेड नेशन काम करता था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ तब की पॉलिटिक्स जैसी थी वैसे यूनाइटेड नेशन काम करता था। कुछ टाइम के बाद हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बदलाव आता है। बदलाव ये था कि कोल्ड वॉर हमारा ख़त्म हो जाता है। तो जब कोल्ड वॉर ख़त्म होता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। क्या चेंजेस आते हैं ये आपने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में भी पढ़ा है। कोल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तब सोवियत यूनियन ख़त्म हो जाता है। इस पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन जाती है, कंट्री बन जाती है। सोवियत यूनियन की जगह रशिया ले लेता है। रशिया और यूएस आपस में कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान चाइना बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमी पावर को ग्रो करने लग जाता है। इंडिया भी इस दौरान अपनी ग्रोथ करने लग जाता है। एशिया की बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो बढ़ने लग जाती है। बाद में बहुत सारी नई कंट्रीज़ जो हैं यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करती हैं एज दे बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोवियत यूनियन और फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट इन ईस्टर्न यूरोप। जब सोवियत यूनियन टूट जाता है तो वो देश जो सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे वो लोग सोवियत यूनियन को छोड़कर, सोवियत यूनियन तो टूट गया, तो टूटने के बाद ये सब कंट्रीज़ ये ज्वाइन करती हैं बाकी कंट्रीज़ को, ठीक है। ये न्यू कंट्रीज़ ज्वाइन करती हैं सबको। होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस, मतलब इस दौरान वर्ल्ड में न्यू चैलेंजेस आ रहे थे। सिविल वॉर हो रहा था, कहीं पर टेररिज्म फैल रहा था, कहीं पर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, तो अलग अलग प्रॉब्लम इस दौरान स्टार्ट हो जाती है। तो जब 1989 के अराउंड कोल्ड वॉर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है उस टाइम पर अलग अलग कंट्रीज़ के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होता है, क्या यूनाइटेड नेशन सही तरीके से अपना काम कर रहा है? वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदल रही है तो क्या यूनाइटेड नेशन भी उस हिसाब से बदल रहा है? ये सब सोचना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। इसमें भी हम थोड़ा रिफॉर्म के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। ये बात है 1992 की। तो यूनाइटेड नेशन उस टाइम पे एक रेजोल्यूशन लेकर आती है
इस रेवोल्यूशन में बेसिकली लोग जो है 3 कंप्लेंट्स कर रहे थे। 3 कंप्लेंट क्या थी कि लोग यूनाइटेड नेशन के ऊपर कंप्लेन करते हैं, वो पढ़ते हैं। First one is the Security Council no longer represents contemporary political realities। तो पहला कंप्लेंट क्या था कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आज के टाइम के वर्ल्ड पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, अब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है। सेकेंड क्या था, इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट्स and are dominated by a few powers। कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूएसए का डोमिनेंस ज़्यादा है। और क्या कंप्लेंट थी कि यूनाइटेड नेशन में बराबर सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी। ठीक है, इट लैक्स इन इक्वाइटेबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये 3 कंप्लेंट्स उस दौरान करी जाती हैं। इन कंप्लेंट्स को देखकर बात होती है कि यूनाइटेड नेशन को थोड़ा रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। तो 1 जनवरी 1997 में यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ये एक इंक्वायरी लेकर आते हैं कि यूनाइटेड नेशन कैसे बदलें, कैसे चेंजेस लाएं। फिर इस चीज़ पर भी बात होने लगती है कि कल को अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को हम किस बेसिस पर, किस आधार पर चुनते हैं, किस क्राइटेरिया पर चुनें। ठीक है, बात से इन्होंने थोड़ा डिस्कस करा है। इन्होंने डिसाइड करा है कि कल को यूनाइटेड नेशन के एक सिक्योरिटी काउंसिल में हमें एक नए परमानेंट मेंबर को लाना है, या अगर नए नॉन परमानेंट मेंबर को लाना है तो क्या करना चाहिए। तो इन्होंने एक लिस्ट तैयार करी कि जो नया मेंबर होगा यूएनएससी का, उससे ये ऐसा होना चाहिए उस कंट्री को, कि जो नया मेंबर होगा यूएनएससी का। ओके, क्या कहा इन्होंने लिस्ट में, चलिए वो देखते हैं। इन्होंने कहा अ मेजर इकोनॉमिक पावर, जिस कंट्री को मेंबर बनाएंगे उसमें बढ़िया इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए। वो कोई ऐसी कंट्री होनी चाहिए जिसके हाथ में बहुत बढ़िया मिलिट्री पावर हो। ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो बहुत बढ़िया तरीके से यूनाइटेड नेशन के बजट में जो है कंट्रीब्यूट कर पाए। कोई बड़ा देश होना चाहिए जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा हो। ऐसा देश होना चाहिए जो डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करता हो, इज्जत करता हो, जहाँ पर लोगों को ह्यूमन राइट्स मिलते हैं। वो एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पर काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन को लेकर ये कंप्लेन की जाती है ना कि यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं ना। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा देश लाना चाहते हैं जिसमें यूनाइटेड नेशन में थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसा देश चाहते हैं जहाँ पे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम और कल्चर के मामले में डाइवर्सिटी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इन्होंने बोले, पर इन सब के पॉइंट्स के साथ काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। इनके पॉइंट्स ना उतने ज़्यादा क्लियर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बहुत बढ़िया लिस्ट तो दे दी, पर इस लिस्ट में कोई क्लैरिटी नहीं दी। जैसे अगर हम इनके पॉइंट्स को देखें तो बहुत सारी दिक्कतें हैं इनके पॉइंट्स में। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने कहा कि इन्हें ऐसा देश चाहिए जिसकी इकोनॉमी अच्छी हो, जहाँ पर मिलिट्री पावर उसका अच्छा हो। बढ़िया इकोनॉमी, बिग इकोनॉमी, बढ़िया मिलिट्री, बिग मिलिट्री। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि कितनी बड़ी मिलिट्री चाहिए तुम्हें, कितनी बड़ी इकोनॉमिक तुम्हें वो चाहिए, है ना, वो मेंशन नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि कंट्रीब्यूशन चाहिए, बजट में कंट्रीब्यूशन करे, कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए इन्होंने वो मेंशन नहीं कर रखा। उन्होंने कहा कि ऐसा देश चाहिए जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो। तो यार ये कैसा क्राइटेरिया है? ऐसा कब से होने लगा कि हम बढ़िया पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन को बढ़िया मानने लगे? तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आ रहे थे। इन्होंने कहा इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या ये मतलब है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन सब कंट्रीज़ को ज़्यादा कंसीडर किया जाएगा? उन्होंने कहा कि कल्चर डाइवर्सिटी चाहिए। तो क्या होता है कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब? किस टाइप की कल्चरल डाइवर्सिटी तुम्हें चाहिए? वैसे तो कल्चरल डाइवर्सिटी में तो बहुत चीज़ें आ जाती हैं,
तो इन सभी क्वेश्चंस को लेकर ये क्लियर नहीं थे, ठीक है। और क्या होता है जब लोग रिफॉर्म की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना है कि यूएनएससी में वीटो पावर का हिस्सा जो है हटा देना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ऐसे में 5 परमानेंट मेंबर्स के पास एक स्पेशल पावर है जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो वीटो पावर है तो यार इक्वालिटी के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। उस टाइम पर ये पावर लगा दी, सेकेंड वर्ल्ड खत्म होने के बाद ये पावर लगा दी, ठीक है। पर आज कल के टाइम पे तो यार डेमोक्रेसी ये सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। ये पावर तो हट जाना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। तो वीटो पावर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। तो मैंने तुम्हें बताया कि यूएनएससी में 15 कंट्रीज होते हैं, में से 5 ऐसी कंट्रीज हैं जिनको हम कहते हैं परमानेंट कंट्रीज और 10 ऐसी कंट्रीज है जिन्हें हम कहते हैं नॉन परमानेंट कंट्रीज। परमानेंट जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये कंट्रीज हमेशा से यूएनएससी में बनी रही, परमानेंट है, इन्हें कोई नहीं हटा सकता। ये जो नॉन परमानेंट कंट्रीज होती है ना, ये 2 साल के लिए यूएनएससी के मेंबर्स रहते हैं। 2 साल इनके जब ख़त्म हो जाते हैं तो हम नए मेंबर्स को नॉन परमानेंट मेंबर्स बनाते हैं यूएनएससी में, ठीक है। तो इस तरीके से यूएनएससी का पूरा सिस्टम काम करता है। इनके पास ये जो 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, इनके पास एक स्पेशल पावर है जिनको हम वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर एक नेगेटिव पावर है जिसकी वजह से ये 5 कंट्रीज किसी भी डिसीजन को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक डिस्कशन चल रहा है जिसमें मैं ब्लू पेन यूज़ करूं या ना करूं, ठीक है। एक टीचर है, जैसे वो क्लास में बच्चे कुछ कह रहे हैं उसे कि आप ब्लू पेन यूज़ करो या रेड पेन यूज़ करो। मान लो कोई एक बच्चा है जिसके हाथ में वीटो पावर है, तो बच्चा एक नेगेटिव वोट दे सकता है। वो कह देगा कि मुझे ये डिस्कशन ही नहीं करना है, ये बंद कर दो। रेड पेन ब्लू पेन को कुछ नहीं करना है, डिस्कशन हम बंद करेंगे। तो ये वीटो पावर होती है। तो ये एक वीटो पावर ये एक पावर है जिसके थ्रू कंट्रीज डिसीजन मेकिंग को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। भी कोई डिस्कशन चल रहा होता है यूएनएससी में, सभी मेंबर्स के हाथ में एक एक वोट होता है। और जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, वो नेगेटिव मैनर में भी वोट कर सकते हैं। तो जैसे अगर बच्चे बोल रहे हैं कि आप छोड़ो, आप रेड ब्लू को आप ग्रीन पेन यूज़ करो, तो एक कोई बच्चा होगा जिसके हाथ में वीटो पावर होगी, तो वो बोलेगा कि नहीं, ग्रीन पेन नहीं, ना ब्लू ना रेड, आप ये सब छोड़ो, चलो कोई और कलर सोचते हैं। तो वो एक वीटो पावर होगी, ठीक है। नेगेटिव पावर है जो सिर्फ कुछ परमानेंट मेंबर्स के हाथ में होती है, जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर कहते हैं कि यार वीटो सिस्टम तो हटा देना चाहिए, है ना, और परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। पर ये अभी तक नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लोगों का मानना है कि शायद वर्ल्ड इस डिसीजन के लिए रेडी नहीं है कि हमें वीटो पावर को हटा देना चाहिए। हमारा ये मानना है ना कि अगर हम वीटो पावर को हटा देंगे तो ये जो 5 कंट्रीज़ है ना, इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। और जैसे ही हम वीटो पावर को हटा देंगे तो ये 5 कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशंस को छोड़ देंगे एंड फिर इनके ऊपर कोई नज़र नहीं रख पाएगा और इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अगर हमने वीटो पावर को हटाया, से भी वीटो पावर को हटाना कोई इतना आसान काम नहीं, ये 5 कंट्रीज़ हटाने ही नहीं देंगे। अगर हमने इसे चलो हटा भी दिया तो ये झट से फटाफट से यूनाइटेड नेशन को छोड़ देंगे। तो इनके ऊपर नज़र रखना, कॉर्पोरेशन करना सब मुश्किल हो जाएगा। ये ग्राफ है जिससे आपको पता चलेगा इन 5 कंट्रीज़ ने 2018 तक इन 5 कंट्रीज़ ने इतनी बार इन कंट्रीज़ ने वीटो पावर को यूज़ करा। रशिया ने 135 बार वीटो पावर को यूज़ करा है, सबसे ज़्यादा इसने यूज़ करा है। और यूएसए ने 84, यूके 32, फ्रांस 18, चाइना ने 11 टाइम्स वीटो पावर को यूज़ कर रखा है। नेक्स्ट, ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्या होता है जब यूनाइटेड नेशन 60 ईयर्स अपने कंप्लीट कर लेता है, यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर्स मिलते हैं सितंबर 2005 में टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी एंड रिव्यू द सिचुएशन।
एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड फिर ये थोड़ा और डिस्कस करते हैं अबाउट यूनाइटेड नेशन के बारे में। ओके, तो ये जब लोग मिलते हैं तो ये लोग डिसीजन लेते हैं कि हम कुछ स्टेप्स लेंगे यूनाइटेड नेशन को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। तो ये स्टेप्स क्या थे? इन्होंने कहा कि ये पीस बिल्डिंग हमेशा बनाएंगे। इन्होंने कहा कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में कुछ गलत होता है तो हमें उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए, ठीक है, लेना पड़ेगा। ये कहते हैं कि हमें एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनानी चाहिए जो कि 19 जून 2006 में बन जाती है। ये कहते हैं कि हम ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का एक एग्रीमेंट बनाएंगे, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए। ये कुछ गोल्स हैं जो हर एक कंट्रीज़ को जो है पूरा करना चाहिए, ठीक है। और मिलेनियम डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कहते हैं, SDGs। तो इन गोल्स में ये कहा जाता है कि पानी बचाओ, जेंडर के आधार पर भेदभाव ना करो, ठीक है, कुछ ऐसी गोल्स हैं जो मेंशन होते हैं, ठीक है। कहा कि टेररिज्म को हर तरीके से डिस्करेज करेंगे। उन्होंने कहा कि एक डेमोक्रेसी फंड बनाएंगे और इन्होंने कहा कि ये काउंसिल है इनकी ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसको ये बंद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ये डिस्कस करते हैं, पर अगेन ये पॉइंट्स तो ये लोग बोल देते हैं पर ये कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं इन पॉइंट्स के भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने कहा कि पीस बिल्डिंग कम्युनिकेशन बनाएंगे। पीस बिल्डिंग कम्युनिकेशन इसका करेगी क्या, इसका काम क्या होगा, इसका वर्क क्या होगा, ठीक है, क्या पीस बिल्डिंग कम्युनिकेशन इन्होंने बताया ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे जो लड़ाई झगड़े हैं वो चलते रहते हैं। किस टाइप के लड़ाई झगड़ों को ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी। ह्यूमन राइट्स के ऊपर कहा, पर ह्यूमन राइट्स होता क्या है एग्जैक्टली, ह्यूमन राइट्स के ऊपर इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन एग्जैक्टली नहीं दी कि उसके ऊपर क्या किया जाएगा, क्या वर्क, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो तो दिए, पर इन गोल्स को अचीव करना कितना रियलिस्टिक है, ठीक है, उसके ऊपर भी इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं इन्होंने कहा। देन इन्होंने कहा कि टेररिज्म हटाएंगे। अगेन कैसे हटाएंगे, इसके ऊपर प्रॉपर कोई इन्होंने बैठकर कुछ नहीं कहा ना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंडिया एंड द UN रिफॉर्म्स। इंडिया का क्या ओपिनियन है यूनाइटेड नेशन लेकर वो समझते हैं। इंडिया हैज़ सपोर्टेड द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द UN on several grounds. It believes that a strengthened and UN is desirable in a changing world. तो इंडिया ने तो हमेशा यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट करा है। जब भी यूनाइटेड नेशन ने रिफॉर्म की बात करी है, इंडिया ऑलवेज सपोर्टेड यूनाइटेड नेशन को, ठीक है। इंडिया का मानना है कि आजकल के टाइम पे चीज़ें बदल रही हैं तो यूनाइटेड नेशन को भी जो है बदलना चाहिए। हमेशा यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट कराए और कोऑपरेट भी कराए। नेक्स्ट, इंडिया बिलीव्स दैट डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल टू द UN's एजेंडा एज इट अ वाइटल प्री कोऑर्डिनेशन। इंडिया का मानना है कि यूनाइटेड नेशन को डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी उधर पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहेगी। इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना चाहिए। इंडिया बार बार यही कहता है कि यार UN तो चेंज ही नहीं हो रहा, यूनाइटेड नेशन तो जनरल असेंबली में चेंज होता रहता है, बट UNSC में वो नहीं हो रहा है। वही वो कह रहे हैं कि 5 कंट्रीज़ परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, तो ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ये इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है उनके ऊपर, ठीक है। तो एक बार 1965 में हमने ये कहा, टाइम पर UNSC में 11 मेंबर्स हुआ करते थे। 1965 में हमने कहा कि 11 की जगह 15 रखिए। उसके बाद से 15 ही रहा है, क्योंकि उसके बाद से तो कभी बात ही नहीं हुई UNSC को लेकर। इंडिया का मानना है कि परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ा दो और नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ा दो, इंक्रीज़ कर दो। और इंडिया कहता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को अगर हम देखें तो उसमें ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि UNSC में ही होना चाहिए, UNSC में तो डेवलपमेंट तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, ऐसा इंडिया ने कहा है।
इंडिया का सीधा सा मानना है कि परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ाओ और नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ाओ। यूएनएससी के मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो चल रहा है वही चलने दो, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। वो इंडिया खुद भी चाहता है कि हम जो हैं यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर बन जाए। परमानेंट मेंबर के बनने के बाद उसके बहुत से फ़ायदे हैं, तो हम खुद भी चाहते हैं, इंडिया खुद भी चाहता है कि वो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाए। तो हम किस आधार पर ये चीज़ बोलते हैं वो समझते हैं। अब इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ये लोग तो कहते हैं कि इन्हें पॉपुलेशन ज़्यादा वाला देश चाहिए ना। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, इस आधार पर भी हमें मिल जानी चाहिए ना परमानेंट सीट। हमने हमेशा यूनाइटेड नेशन की हेल्प करी है पीस कीपिंग में, और हमने हमेशा यूनाइटेड नेशन को इनकरेज करा है। इकोनॉमी भी अगर हम देखें तो इंडिया की ग्रोथ इकोनॉमिकली भी काफ़ी बढ़िया चल रही है। कहते हैं कि हम डिज़र्व होना ज़रूर करते हैं परमानेंट मेंबर के लिए। हमेशा रेगुलर तरीके से फाइनेंशियल पेमेंट्स हमने किए हैं विदाउट फेलियर, तो उसके आधार पर भी हम डिज़र्व करते हैं परमानेंट सीट को। जाहिर सी बात है कि अगर हम परमानेंट मेंबर बन जाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा, है ना। आप एक परमानेंट कंट्री हो तो एक इमेज बन जाती है कि हाँ यार, ये कंट्री तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पावरफुल है। तो ये भी एक रीज़न है जिससे हम परमानेंट सीट जो है मतलब हम भी डिज़र्व करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो इस चीज़ के खिलाफ है। उनका मानना है कि इंडिया को यूएन मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहला देश जिसका मानना है कि इंडिया को जो है परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए वो है पाकिस्तान। जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर तो पाकिस्तान हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता। पाकिस्तान को भाई लगता है कि इंडिया को जो है नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें इंडिया के न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता है ज़्यादा, तो इंडिया को परमानेंट मत बनाओ। कुछ कंट्रीज़ तो कहती हैं कि इंडिया पाकिस्तान से लड़ता झगड़ता रहता है, तो ऐसी कंट्री अपनी नेबरिंग कंट्री से लड़ रही है, झगड़ रही है, उसे परमानेंट मत बनाओ। बहुत सारी कंट्रीज़ का ऐसा मानना है कि अगर आप इंडिया को परमानेंट कंट्री बनाना चाहते हो तो उससे पहले ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, परहैप्स इवन साउथ अफ्रीका whom they oppose, इन सभी कंट्रीज़ को हमें पहले कंसीडर करना चाहिए। अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका में ज़्यादा इस कंट्रीज़ को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो इन कंट्रीज़ को बनाओ, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत लोग बोलते हैं, तो ये जो पॉसिबिलिटी कि हम परमानेंट मेंबर बनने के लायक है, तो ये तो हमारी पॉसिबिलिटी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। हमने पढ़ा कि पूरे वर्ल्ड में यूएसए की पावर बढ़ रही है। सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया है, अब यूनिपोलर वर्ल्ड है, मतलब यूएसए के यूनिपोलर वर्ल्ड है मतलब यूएसए के हाथ में पावर है। तो ऐसे में एक ऐसी दुनिया जहाँ पे यूएस पावरफुल है, जहाँ पे यूएस डोमिनेंट है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे यूनाइटेड नेशन, उनका क्या रोल रहेगा ये समझते हैं। कैन द यूनाइटेड नेशन सर्व अ बैलेंस अगेंस्ट यूएस डोमिनेंस? क्या यूनाइटेड नेशन यूएसए के पावर को बैलेंस करके रखेगा? Can it help maintain a dialogue between the rest of the world and the US and prevent America from doing whatever it wants? क्या यूनाइटेड नेशन ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जिसके थ्रू सारे कंट्रीज यूएसए से बातचीत कर पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए? ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते हैं। तो यार इसका आंसर ये है कि पहली बात तो ये है कि यूएसए की पावर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। जब से सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ है, यूएसए एक लौती सुपर पावर बन गई है पूरे वर्ल्ड में। यूएसए की अगर हम इकोनॉमी को देखें, मिलिट्री को देखें, तो इकोनॉमी और मिलिट्री वाइज यूएस इतना बढ़िया चल रहा है कि आजकल यूएसए यूनाइटेड नेशन या और किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर कर रहा है, ठीक है। सेकेंडली, विद इन द यूनाइटेड नेशन the influence of the US is considerable. As the single largest contributor to the United Nations, the US has unmatched financial power. कह रहे हैं कि पता है क्या, यूनाइटेड नेशन को सबसे ज़्यादा पैसा यूएस से मिलता है।
The fact that the United Nations is physically located with the US territory gives Washington additional sources of influence. कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन का फिजिकली बिल्डिंग यूएसए के अंदर बना हुआ है, इस वजह से भी यूएसए का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है यूनाइटेड नेशन में। यूएस के बहुत ज़्यादा लोग हैं जो यूनाइटेड नेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए ये पॉसिबिलिटी कम है कि हम यूएस को अच्छे से मॉनिटर कर पाए, है ना। और यूएस के पास वीटो पावर भी है। अगर कल को कोई डिसीजन लिया जाता है यूएस के खिलाफ, तो यूएस झट से वीटो पावर का यूज़ कर उस डिसीजन को हटा भी सकता है, डिसमिस कर सकता है वीटो पावर का यूज़ कर। जैसे ही वीटो पावर लगती है, यूएस इतनी इन्फ्लुएंशियल कंट्री है कि इट कैन स्प्लिट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि अगर कोई डिस्कशन चल रहा है तो उस डिस्कशन के बीच में अगर यूएसए ने वीटो पावर लगा दिया तो क्या होगा, जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनका डिसीजन स्प्लिट हो जाएगा। कुछ लोग यूएस की साइड दे देंगे और कुछ लोग हो सकता है कि यूएस के अगेंस्ट हो जाएं। तो ऐसे दो टीम्स बन जाएंगी जैसे जब यूएस अपना वीटो पावर लगाएगा। ओके, इज़ इट क्लियर? तो ये सब हमें पढ़कर ये समझ आता है कि यूनाइटेड नेशन उतना बढ़िया नहीं है यूएस के पावर को बैलेंस करने के लिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूनाइटेड नेशन एकदम यूज़लेस है, नहीं। यूनाइटेड नेशन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी कंट्रीज़ मिलकर डिस्कशन कर सकती हैं। तो अगर कल को यूएस कुछ गलत करता है, कम से कम हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी कंट्रीज़ मिलजुल कर कोऑपरेट कर सकते हैं, यूएस के साथ बातचीत कर सकते हैं, यूएस के साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों चल रहा है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की वजह से हमें एक स्पेस मिलता है जिसकी कारण जिस वजह से हम जो है डिस्कशन कर सकें, आर्ग्यूमेंट्स कर सकें हर एक चीज़ को लेकर, चाहे वो यूएस हो चाहे वो कोई और चीज़ हो। यूनाइटेड नेशन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशंस आसानी से हम कर सकते हैं। देखो, आपको बता रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ये नहीं है कि एकदम परफेक्ट है, उसमें भी कमियां हैं। पर अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में से यूनाइटेड नेशन को हटा दोगे तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स और भी बिगड़ जाएगी। यूनाइटेड नेशन परफेक्ट तो नहीं है, पर यूनाइटेड नेशन के बिना हमारे हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और आजकल के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, अलग अलग देश आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को डिपेंड हो रहे हैं। ऐसे में यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। टाइम के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगी। तो अभी भी यूनाइटेड नेशन इम्पॉर्टेंट है एंड आगे आने वाले टाइम पर भी यूनाइटेड नेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलो, अब यूनाइटेड नेशन ख़त्म। अब हमारे बुक्स में छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं, जो मैंने बोला था कि मैं इसको चैप्टर के एंड में कवर करूँगी। सो इसको कवर करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच इज़ अनदर इंटरनेशनल NGO इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स। ये एक इंटरनेशनल NGO है जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का। जब भी ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ गलत हो रहा होता है तो ग्लोबल लेवल पर ह्यूमन राइट्स वॉच उस चीज़ के ऊपर बात करता है। ठीक है, जैसे इन्होंने अलग अलग कैंपेन्स की हैं जिसमें इन्होंने कहा है चाइल्ड सोल्जर्स को करना अच्छी बात नहीं है, लैंड माइंस को इन्होंने बैन कर दिया है। ऐसे अलग अलग ह्यूमन राइट्स वॉच ने बोल रखा है जब भी कुछ गलत होता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये भी एक NGO है और ये भी ह्यूमन राइट्स को बचाने के बारे में लोग बात करते हैं। It promotes respect for all human rights in the Universal Declaration of the Human Rights. It believes that human rights are independent and indivisible. तो हर एक ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना और डिक्लेयर, ठीक है, ये सब एमनेस्टी इंटरनेशनल करता था। और
इनका ये मानना था कि ह्यूमन राइट्स एक ऐसी चीज़ है जो इंटरडिपेंडेंट है और इंडिविजिबल है। ह्यूमन राइट्स एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी इस चीज़ को छीन नहीं सकता। और ये रिपोर्ट्स भी पब्लिश करते हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। Governments are not always happy with these reports, since a major focus of amnesty is the misconduct government authorities. अलग अलग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वो एमनेस्टी की रिपोर्ट्स को जो है पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो एमनेस्टी जो है अगर ये अपनी कोई रिपोर्ट निकालता है तो ये हमेशा किसी ना किसी की बुराई कर रहा होता है, किसी ना किसी गवर्नमेंट की। डैट्स वाई जो अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है उन्हें वो पसंद नहीं आता है। ओके, ज़्यादातर कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो इसे पसंद ही नहीं करती। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज़ IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी was established in 1957. ये 1957 में बनी थी। It came into being the implement US President Dwight Eisenhower's Atoms for Peace proposal. Eisenhower जो थे उनका एक विजन था एटम्स फॉर पीस, एंड इस विजन के चलते हुए IAEA को बनाया गया था। तो क्या होता है इस विजन में? तो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल तरीके से यूज़ किया जाए वो देखा जाता है, एंड मिलिट्री इसका मिसयूज़ नहीं करे। IAEA टीम्स रेगुलरली इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एंश्योर दैट सिविलियन रिएक्टर्स आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस। तो पूरे वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं तो ये वहाँ पर जाते हैं, ये वहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि ये लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन is an international organization which sets the rules for global trade. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेट किया गया था रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड के लिए। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन 1995। ये 1995 में सेटअप करा था एज द सक्सेसियर टू द जनरल अग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड ट्रैप्स GATT created after the Second World War। और WTO से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसे GATT कहते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम GATT को हटाकर WTO लेकर आते हैं। इट हैज़ 164 मेंबर्स एज ऑन 29 जुलाई 2016। WTO में 164 मेंबर्स हैं एंड ऑल डिसीजंस आर टेकन unanimously, but the major economic powers such as the US, EU and Japan have managed to use the WTO frame rules of trade to advance their own interests। कह रहे हैं कि वैसे तो WTO में सारे लोग डिसीजन साथ मिलकर लेते हैं। हमने देखा है कि US, यूरोपियन यूनियन, जापान, इस टाइप के जो स्ट्रॉन्ग का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है WTO पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1944। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था 1944 में, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर वर्ल्ड बैंक का फोकस रहता है। इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, रूरल सर्विसेज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन रिड्यूसिस, एस्टैब्लिशिंग एंड एनफोर्सिंग रेगुलेशंस। इन सब चीज़ों के ऊपर वर्ल्ड बैंक जो है ध्यान देता है। ठीक है, गवर्नेंस अच्छे से हो, ठीक है, कुछ इलीगल ना हो, सभी चीज़ों के ऊपर वर्ल्ड बैंक अच्छे से फोकस करता है, नज़र रखता है। इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू मेंबर कंट्रीज़। वर्ल्ड बैंक अपने मेंबर कंट्रीज़ को लोन भी देता है ताकि वो अपने अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी बना पाए।
पर जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं वो वर्ल्ड बैंक को ज़्यादातर क्रिटिसाइज्ड ही करते हैं। वो वर्ल्ड बैंक को ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो हमेशा ये कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो पुअर कंट्रीज़ हैं कि वो मदद नहीं कर रहा। वो ऐसे कहते हैं कि यहाँ से तो लोन बहुत मुश्किल है, ये लोग हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कमियाँ निकालते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं वर्ल्ड बैंक को। इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है ये चैप्टर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी। एंड एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।